कुछ डिविडेंड शेयर्स के बारे में और इंडियन ऑयल के बारे में और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बारे में, जहां पर बीपीसीएल, एचपीसीएल काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो हैं अपडेट्स आती हैं स्टॉक्स पर नज़र आ रही है। वैसे इन स्टॉक्स पर रेगुलर आपके साथ अपडेट्स जो होती हैं शेयर करते ही रहते हैं। सो आज भी कुछ नई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी करना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने 3 पीएसयू स्टॉक्स पर भरोसा दिखाया है और कंपनियों का प्रदर्शन है जबरदस्त और अभी और बहुत आगे जाएंगे। तो गोल्डमैन सैक्स ने सरकारी ऑयल कंपनियों के स्टॉक पर भरोसा जताया, स्टॉक पर अपने टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन ने एचपीसीएल पर बाइंग की रेटिंग दी है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 42 रुपये से बढ़ाकर 475 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने बीपीएसएल के स्टॉक पर भी बाइंग की रेटिंग को दोहराया और इसका टारगेट प्राइस 370 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपये कर दिया। लेकिन आईओसी के लिए ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग रखी, जिसके लिए टारगेट प्राइस 110 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया। वैसे तो आपको ख्याल हो तो मैं कंटिन्यूसली वीडियोस में बोल भी रहा था कि जितनी स्टॉक में परफॉर्मेंस रिजल्ट वाइज या जो चीज़ें देखने के लिए मिली उसके अकॉर्डिंग इंडियन ऑयल में हमें रैली भी देखने के लिए मिली। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी अभी भी अच्छी स्थिति में है। भले ही वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था बेहतर दिखने लगी, जो इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और मेन पॉइंट मार्केट के सेंटीमेंट भी मैटर करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और सेकंड थिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अगर नो डाउट बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में फिर से एक जंप आता नजर आ सकता है। गोल्डमैन ने अपने पॉजिटिव नजरिए को दर्शाते हुए 2026-27 के लिए इन कंपनियों के लिए लाभ अनुमान यानी कि EBITDA में वृद्धि की है। 26 के अनुमानों में 26% और 27 में 5% की वृद्धि की है। ऐसे मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यह उम्मीद है कि ये कंपनियां आने वाले वर्षों में रिफाइनिंग को लेकर के और अच्छा होती नजर आ सकती हैं। मॉर्गन ने एचपीसीएल की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके, जेपी मॉर्गन की बात कर रहे हैं, ओवररेट करके इसके बारे में अधिक पॉजिटिव रेटिंग दी। उन्होंने लगता है कि एचपीसीएल का स्टॉक अन्य स्टॉक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और जेपी मॉर्गन ने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 463 से 481 कर दिया और आईओसी के लिए भी 199 के टारगेट प्राइस तय किए हैं। और जेपी मॉर्गन ने कहा है कि यदि मौजूदा स्थितियों में नहीं बदलती तो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल वर्ष 26 की पहली छमाही की अपेक्षा 50 से 80% तक अधिक लाभ EBITDA ये कमा सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए कि बड़े जो ब्रोकरेज हैं, ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं, बड़ी कंपनियां ब्रोकरेज की हैं, वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स भी अपग्रेड कर रही हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे नजर आ रही है। लेकिन ये लेवल आएंगे या नहीं ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। इसके अलावा भी जेपी मॉर्गन के नोट के अनुसार एचपीसीएल, बीपीसीएल की पहली तिमाही में भले ही इन्वेंट्री हानि का सामना करना पड़े, लेकिन उनके जो वर्तमान प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है इतने मजबूत हैं कि उनका समग्र लाभ यानी कि EBITDA में भी पहली तिमाही की तुलना से अधिक होने की संभावना है। सो ऑल ओवर एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बीपीसीएल पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के आंकड़ों की, अप्रैल मंथ का जो डाटा अपडेट हुआ है, क्या अप्रैल का डाटा अपडेट हुआ है, म्यूचुअल फंड ने क्या किया है। 91 म्यूचुअल फंड ने बाय किया, 62 म्यूचुअल फंड ने बेचा। लगभग देखा जाए तो बायर ज़्यादा है, खरीदने वाले करीब 13 लाख स्टॉक्स का चेंज आया है। और ये पॉइंट है कि जो स्टॉक में चेंज आया है दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों में अच्छी बाइंग म्यूचुअल फंड ने करी है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। लेकिन अप्रैल मंथ में कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुई समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर 7 डिजिट ही है यानी कि लाख में ही है। लेकिन अगर बाइंग की बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 7 डिजिट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर दी गई। और अगर देखें तो मार्च में यहाँ पर 8 डिजिट में सेलिंग भी करी गई है। तो लगभग जितना 3 महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बाइंग लगभग आई, करीब करीब उतनी ही हमें प्रॉफिट बुकिंग मार्च में देखने के लिए स्टॉक में मिली है। और अप्रैल मंथ में कोई नई बाइंग नहीं आई। दैट मीन म्यूचुअल फंड का कोई बड़ा जो है, पहले म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग तो बना के रखी हुई है पहले से ही, काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, देख सकते हैं 9 डिजिट में होल्डिंग है। लेकिन फिलहाल अगर ये स्ट्रक्चर को समझे पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों का, तो उसमें हमें कोई बड़ा इंटरेस्ट आता नज़र नहीं आ रहा। RSI जरूर प्राइस स्ट्रेंथ बनाती नजर आ रही है। डे ट्रेंड मूवमेंट स्कोर MACD ने सिग्नल देख रहे हैं तो ना तो ये बुलिश है ना ही ये रेड है। दैट मीन ट्रेंड नेचुरल है इन स्टॉक्स में। बात कर लें एनालिसिस की तो 21 एनालिसिस बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं स्टॉक पर, भारत पेट्रोलियम पर, 6 होल्ड की और 5 सेल की। वहीं पर डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है स्टॉक का। अभी जनवरी में 29 जनवरी को डिविडेंड 5 रुपये का देखने के लिए मिला। वहीं पर टारगेट्स की बात कर लें तो मोतीलाल ओसवाल ने 3 मई को 300 के टारगेट दिए। वहीं पर एमके ने
3 मई को 400 के टारगेट दिए। बोनस भी काफी बार कंपनी दे चुकी है, 2024, 17, 16, 12, 2000 में भी, यानी कि कंपनी अब तक 5 बार बोनस दिया। वहीं पर बात कर लें HPCL की, तो यहाँ पर भी अप्रैल मंथ का डाटा अपडेट है। 89 म्यूचुअल फंड ने खरीदा, 44 ने बेचा, दैट मीन बायर ज्यादा है। चेंज देखें तो कोई बड़ा चेंज तो नहीं है, 12 लाख के स्टॉक्स का करीब चेंज है अगर म्यूचुअल फंड के डाटा के अकॉर्डिंग समझे तो। वहीं पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी कि 4 महीनों में कंटिन्यूसली बाइंग आई। बाइंग के बाद क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, यानी कि अभी भी होल्डिंग काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ी हुई है। कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आई है इस शेयर में, HPCL में। वहीं पर RSI में प्राइस है ट्रेंड बनती नजर आ रही है। MACD सिग्नल नेचुरल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ट्रेंड हमें नेचुरल देखने के लिए मिल रहा है। एनालिसिस की बात कर लो, एनालिसिस इस पर भी काफी है। एनालिसिस द्वारा बाइंग की रेटिंग है 4 होल्ड और 7 सेल। अर्निंग पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है, 33% के करीब। HDFC म्यूचुअल फंड यानी कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने इस शेयर में काफी अच्छी होल्डिंग अपनी बना करके रखी हुई है, जो कि एक अच्छी पॉइंट। हाल फिलहाल में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस की। बोनस भी कंपनी ने 21 जून 2024 को बोनस देखने के लिए मिला। 2017-16 में भी बोनस दिया कंपनी। 500 के टारगेट के द्वारा दिए गए। 8 मई को, 24 जनवरी को 490 के टारगेट मोतीलाल ओसवाल जी द्वारा दिए गए। और नो डाउट आने वाले समय में यानी कि 14 अगस्त को कंपनी की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की 10.50 की। इंडियन ऑयल पे हम पी की बात कर लें तो पी रेशो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम कहें कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग या पी के अकॉर्डिंग फिलहाल स्कोर महंगा है स्टॉक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो स्टॉक में अगर 10 से नीचे पी रेशो तो वेल एंड गुड है। अगर थोड़ी सी और गिरावट या फॉल देखने के लिए मिलता है, उसमें जो है नीचे के दाम पर खरीदने का मौका मिलता है, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पर देखिए पी रेशो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें HPCL और BPCL तो वो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी रेशो भी नहीं है, क्योंकि एवरेज देखें तो 20.77 निकल करके आ रही है अकॉर्डिंग टू पीयर कंपेयर। वहीं पर अगर रिजर्व की बात कर लें तो कंपनी के देखिए इस बार भी कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता नजर आया और काफ़ी अच्छा जंप भी हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा जंप नहीं हुआ जितना मार्च 2023 से 24 के बीच में देखने के लिए मिला था। इस बार कंपनी के रिजर्व में हमें करीब करीब काफ़ी अच्छा गेन होता नजर आया। और अगर किसी कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है तो नो डाउट कंपनी के लिए बोनस, डिविडेंड जैसी चीज़ें देनी आसान बात है। यहीं पर अगर हम FIIR-DI की बात कर लें तो इनका स्टॉक इंडियन ऑयल में कंटिन्यूसली बढ़िया बना हो। अगर आप पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे या पिछले 2 साल से देखेंगे तो FIIR-DI स्टॉक में हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहे। आपके सामने ही है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न नो डाउट दिए हैं। लेकिन फिलहाल पिछले जो 6 महीने या साल का जो सिनेरियो रहा है वो आप लोगों को पता ही है कि बाजार में बहुत कम स्टॉक हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे बना करके दिए हैं। पब्लिक का स्टेक अच्छा बना हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इन एवरी क्वार्टर हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब दिसंबर में देखिए 30,82,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे और मार्च 2025 में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का जंप फिर से आता नजर आया। इससे पहले सितंबर में देखिए 28 करीब थे। तो इन एवरी क्वार्टर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी स्टॉक में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि डिविडेंड जो है आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, उसकी वजह से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक पर बनी रहती है। देखिए कच्चे तेल की कीमतें तो गिरावट पर हैं, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता नजर आएगा नो है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह भी समझने वाला है कि जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की ओर बढ़ सकती है अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरावट में देखने के लिए मिलती है, में दबाव देखने के लिए मिलता है तब। चलिए बात कर लेते हैं मेन इंडियन ऑयल पर ही। तो तेल कंपनियों को बड़ी राहत की उम्मीद। LPG पर घाटा 45% तक हो सकता है कम, सामने आई ये वजह। तो LPG उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने और आयात पर बढ़ती निर्भरता की वजह से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। और इसी बीच तेल कंपनियों के लिए राहत की उम्मीद जागी है। केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल पर स्थिर रहती हैं। तो तेल विपणन कंपनियों को LPG से होने वाले घाटे में वित्त वर्ष 26 में लगभग 45% की कमी आ सकती है। तो आपको पता है लास्ट ईयर जो कंपनी ने इतना कम प्रॉफिट दिखाया था तो आपको ख्याल होगा उसकी वजह यही थी कि कंपनी को LPG पर बहुत घाटा पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 45% तक की घाटे में कमी आ सकती है। केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 26 में कंप्यूटिव LPG अंडर रिकवरी काफ़ी कमी आने की संभावना है, क्योंकि कीमतें ऊंची हैं और कम अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों का मिश्रण है। सो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि $65 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल की कीमतें रहती हैं। तो कंप्यूटिव रूप से 26 में LPG अंडर रिकवरी में 45% की कमी आने की उम्मीद है। अगर यह रिपोर्ट अंडर रिकवरी तेल कंपनियों को होने वाले घाटे में बारे में बताती है,
एलपीजी सिलेंडर को उनकी लागत मूल्य से कम पर बेचती है, क्योंकि घरों में खाना पकाने के गैस को किफ़ायती रखने के लिए सरकार द्वारा कीमतों में रेगुलेट किया जाता है। भारत में लगभग 90% एलपीजी की खपत घरेलू खाना पकाने के लिए की जाती है, जबकि शेष 10% का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक और मोटर वाहन क्षेत्रों में किया जाता है। और अगर पिछले 10 वर्षों की बात कर ले तो एलपीजी उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो दुगनी हो गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और नो डाउट ये आगे ग्रो करती भी नजर आ सकती है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी के वृद्धि के कारण एलपी की खपत भी तेजी से बढ़ी है, और भारतीय रिफाइनरी ने मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं की, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। और 25 में घरेलू एलपीजी की लगभग 60% जरूरी आयात के जरिए पूरी गई, जबकि एक दशक पहले यह लगभग 40% थी। तो चलिए इसको तो छोड़ते हैं, लेकिन मेन पॉइंट समझने वाला है कि एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एलपीजी उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती नजर आई। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें कम है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता भी नजर आ सकता है। अगर 25 में तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पर लगभग 220 रुपये की महत्वपूर्ण एलपीजी अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा, यानी कि 220 रुपये का लॉस, और 3 प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कुल मिलाकर 41,270 करोड़ का नुकसान भी हुआ, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ा। और एलपीजी की कीमतों में हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 26 में जो अंडर रिकवरी में 25% कमी आने की उम्मीद है। दैट मीन लॉस तो अभी भी हो रहा है, नो डाउट, लेकिन 25% की उस लॉस में कमी आ सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में कमी आने की भी संभावना है। और एलपीजी के वैश्विक बेंचमार्क सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी मार्च मई में गिरावट आई है 2025 में। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण यह गिरावट वित्त वर्ष 26 में अंडर रिकवरी को लगभग 20% तक कम कर सकती है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर किया, एक तो डीप भी समझा और मोटी मोटी बात को भी समझा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बेनिफिट में हैं। तो ये हमने जो पॉइंट बात थी कि इंडियन ऑयल में काफ़ी सारे बिजनेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है एलपीजी को लेकर इस 3-4 लाइंस में या इन 3-4 टॉपिक्स पर। आगे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी बना सकती हैं, प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। अगर आपका भी व्यू जो है लंबे समय के लिए है तो बिल्कुल पहले 5 मिनट के लिए क्लैरिटी से समझेंगे, क्योंकि ये अपडेट्स आपको क्लियर करेंगे कि लंबी अवधि में इंडियन ऑयल में क्या हो सकता है। तो IOCL का जो 2047 तक का रिवेन्यू का जो टारगेट है वो डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा, बैटरी, खनन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, और $1 ट्रिलियन का यहाँ पर रिवेन्यू का लक्ष्य है 2047 तक इंडियन ऑयल कंपनी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL डेटा सेंटर, परमाणु ऊर्जा उत्पाद, शिपिंग और महत्वपूर्ण जो खनिज खनन है और बैटरी विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपनी ग्रोइंग या विविधता लाने पर विचार कर रही है। लोगों ने बताया है कि भारत की शीर्ष रिफाइनरी और ईंधन रिटेलर में अपने मुख्य व्यवसाय में वर्ष वित्त 2028 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि प्रति वर्ष MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 13 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता का लक्ष्य बना रही है। ये पहले 2047 तक जो पहल है ये $1 ट्रिलियन के राज्य स्तर तक पहुंचने और परिचालन रूप से शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट, आपको पता है कार्बन जो है फॉसिल फ्यूल से छुटकारा गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट उस पर अपने टारगेट्स, लक्ष्य ज़्यादा ई एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देती नजर आ रही है। और इसी तरह से यहाँ पर शून्य कार्बन की बात कही जा रही है। सरकारी कंपनी की जो रिफाइनिंग क्षमता का लक्ष्य है वो फिलहाल 81 MMTPA से 25% की वृद्धि को दर्शाता है। और फिर भारत के में पेट्रोकेमिकल उत्पाद 4.3 MMTA से 3 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक गैस के और व्यापार कारोबार में भी 8 MT से दुगना होकर 16.5 मिलियन टन MTP हो जाएगा। वहीं पर हरित ऊर्जा के भी नए व्यवसायों में IOCL 31 गीगावाट क्षमता को लक्षित कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जो प्रेजेंटली 247 मेगावाट से काफ़ी अधिक है। और इसका टारगेट 80 किलो टन प्रति ईयर हरित हाइड्रोजन क्षमता और 5 गीगावाट घंटे लिथियम आयन सेल बैटरी उत्पाद भी है। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें अलग से थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे अब आपको पता है लिथियम आयन सेल, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन ऑयल के काफ़ी सारे बिजनेस हैं। तो कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल यहाँ पर समझने सुनने से ही समझ आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें
थोड़ा सा डीप जा करके समझने के लिए नीड रहती है। ईमेल में IOCL ने जवाब दिया है प्रवक्ता ने कि कंपनी के जो भारत की ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप या ऊर्जा व्यवसाय से संबंधित सभी जो संभावित क्षेत्र की खोज कर रहा है, जिसमें नए क्षेत्रों में प्रवेश करना भी शामिल है और नए वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी के विस्तार और व्यापक पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट और विशेष रूप से गठित विशेष परियोजना जैसे कि वाहन SPV दोनों के माध्यम से परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। अभी आपको पता है हाल फिलहाल में हुंडई के साथ भी कंपनी का एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस किया था। निष्पादन और कार्यान्वयन जोखिमों को कम करने के लिए इंडियन ऑयल सभी क्षेत्रों में अग्रणी रणनीतियों भागीदारियों के साथ सहयोग कर रहा है। ये तो बात मानने वाले कि इंडियन ऑयल हर काफी सारे जो जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग अग्रणी क्षेत्रों में काम करता नजर आ, और ये साझेदारियां न केवल जोखिम विविधीकरण में मदद करेंगी बल्कि साझा निवेश और प्रतिबद्धताओं के माध्यम से फंड जुटाने में भी योगदान देती हैं। और पूंजीगत व्यय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताए बिना कहा, इन पहलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पूंजीगत जो व्यय है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वो स्रोतों और ऋण के संतुलन मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और डेटा सेंटर में भी काफ़ी अच्छा व्यवसाय। IOCL मौजूदा अतिरिक्त फाइबर परिसंपत्तियों, उपलब्ध रियल इस्टेट के मुद्रीकरण के अवसरों की तलाश कर रही है। साथ ही मौजूदा और नियोजित जो हरित ऊर्जा है और नए व्यवसायिक डोमेन के साथ तालमेल का भी लाभ उठा रही है। पश्चिम तट पर जो है कंपनी पूर्वी आयात और निर्यात के लिए भी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की योजना बना रही है और खुदरा बिक्री के लिए अफ्रीका और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रवेश करेगी। कंपनी भारत और विदेश दोनों में भागीदारी के माध्यम से अपनी समुद्री रसद को मजबूत करने के तरीकों की खोज कर रही है। प्रस्तुति के अनुसार ये कहते हुए कि अपनी ऊर्जा संकल्पन रणनीति के हिस्से के रूप में यह कई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल होने की योजना बना रही है। इंडियन ऑयल के पास वर्तमान में 702 मेगावाट की इकाइयां स्थापित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक उद्यम भी है और परियोजना स्थल की पहचान और अंतिम रूप देने के काम चल रहा है। शिपिंग में कंपनी बहुत बड़े कच्चे माल वाहक के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ गठजोड़ पर विचार भी कर रही है। और इंडियन ऑयल 20,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों को संचालित करता है, जो इसके ईंधन परिवहन लॉजिस्टिक की रीढ़ है। और IOCL के प्रवक्ता ने कहा है कि पाइपलाइनों के पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे जो दक्षता है परिचालन और बढ़ाने के अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना शामिल है। और हमें अपने कार्यबल को ज्यादा कुशलता से तैनात करके और सुरक्षा से समझौता किए बिना अनुकूलित बड़ी मात्रा में काम प्रबंध, तो ये हमें इंडियन ऑयल पर काफी अच्छी अपडेट फॉर फ्यूचर के लिए नजर आ रही है। लेकिन इंडियन ऑयल में एक चीज काफी मैटर करती है, वो है क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस। बात करें तो ब्रोकरेज क्यों है बुलिश, दिया अब तक का हाईएस्ट टारगेट प्राइस, कहा 49% तक उछलेगा PSU शेयर। कंपनी के तिमाही नतीजे भी जबरदस्त रहे, जिसके बाद शेयर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तर से और तेजी आने की संभावना जताई। जेफरीज ने बाई रेटिंग बनाते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शेयर की कीमत का टारगेट प्राइस 160 रुपये पर बनाए रखा है और यह शेयर के बुक वैल्यू के लिए एक साल की कीमत का 1.2 गुना है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी नोट में लिखा है कि अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की गिरावट की वजह से कंपनी को नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन्वेंट्री घाटा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अगले 30 दिनों में कंपनी के शेयर में कीमत पूरी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 2 मई को ये अपडेट देखने के लिए हमें मिली थी। उसके बाद यहाँ पर 30 दिन का हिसाब लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अभी तक बना हुआ है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 12 महीने के जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात है वो 0.9 गुना पर बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज से 25% कम है। और ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर 205 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया। इंडियन ऑयल ने इंडियन बैंक के साथ MOU साइन किया है प्रोवाइड के लिए फाइनेंशियल सोल्यूशन टू ऑथराइज्ड डीलर्स। को समझने की कोशिश करें तो बस इतना सा ही है कि इन रणनीतिक साझेदारी से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जो डीलर को कार्यशील जो पूंजी है, धन है, जुटाने में लाभ मिलने की उम्मीद है। और एक बड़ा MOU होता हमें नजर आया है, जहां पर मैनेजमेंट के सभी लोग, मेन जो कार्यकारी निदेशक और प्रभारी काफ़ी अच्छे, यहाँ पर चक्रेश कुमार जैन जी तो वित्त जो IOCL के रहे हैं यहाँ। इस तरह से देखा जाए तो इंडियन बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम के माध्यम से डीलरों को चैनल वित्त पोषण समाधान प्रदान कराने के लिए मेसर्स इंडियन ऑयल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर सकता है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट हमें इंडियन ऑयल में आती नजर आई। के लिए बड़ी खबर आती नजर आ रही है। सबसे पहला पॉइंट, ओडिशा सरकार आयात को कम करने के लिए $14 अरब की पेट्रोलियम रसायन परियोजनाओं पर विचार कर रही है और भारतीय तेल करेगी निवेश। $14 अरब
एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। अभी तक इंडियन ऑयल द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स 2024 या 25 में देखने के लिए मिले, उस सारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की अमाउंट है ये, $14 अरब। इंडियन ऑयल ने पिछले महीने ही पारादीप में फिनॉल और पॉलीथीन के उत्पाद के लिए दोहरी फीड क्रैकर और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह पहले से ही वैसे तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली तेल रिफाइनरी को चला रहा है और कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना में लगभग 610 बिलियन रुपए का निवेश करेगी। और शर्मा ने गोपनीयता समझौते के कारण नाम उजागर किए बिना कहा कि अन्य जो व्यवसाय हैं ऐसा ही कर सकते हैं और विदेशी जो डाउन स्ट्रीम मतलब पेट्रोकेमिकल इकाइयां हैं या पारादीप में स्थानांतरित कर सकते हैं। और शर्मा ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने की ओडिशा की रणनीति में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया भी पाए जाने वाले वैश्विक मानों के लिए एक बुनियादी बेहतर ढांचा प्रदान करना भी शामिल है। में 96 से 1000 से अधिक खुदरा आउटलेट हैं ईंधन के, जो देश भर में पेट्रोल और डीजल बेचती हैं। इन शॉर्ट कहें दुकानें, और इनमें से अकेले इंडियन ऑयल के पास 40,000 से अधिक दुकानें हैं। और इसके बाद अन्य 2 सार्वजनिक क्षेत्र की इधर खुदरा कंपनियां यानी कि BPCL और HPCL में भी प्रत्येक के पास लगभग 24,000 ईंधन खुदरा स्टेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी और शेल जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास भी कुल मिलाकर लगभग 9,000 ईंधन स्टेशन हैं। और LPG या फिर रसोई गैस के लिए भी आप पूरे भारत में 25,000 से अधिक आउटलेट हैं, जिसमें इंडियन ऑयल के पास लगभग 13,000 आउटलेट हैं। अलावा समझें तो यहाँ पर एक और अपडेट आती नजर आ रही है। 4 मई की हम बात करें, 5 मई को जो आता नजर आया, तो 4 मई को रिड्यूस करते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर प्रभुदास इल्लाधर जी जो है 122 के टारगेट नजर आए। ओसवाल ने इंडियन ऑयल पर 165 के टारगेट बाइंग की रेटिंग के साथ दिए। मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते IOCL पर नजर आ रहे हैं, रेकमेंड करते बाइंग की रेटिंग स्टॉक के साथ नजर आए हैं 165 रुपये। नुवामा की बात कर लें तो नुवामा ने यहाँ पर रेटिंग कम करें की बात दोहराई है और 123 रुपये का टारगेट दिया है। HDFC सिक्योरिटीज ने IOCL पर 128 रुपये के टारगेट दिए हैं, कम रेटिंग दी है। पेट्रोकेम कुछ एनालिसिस द्वारा बाइंग की रेटिंग दी जा रही है, कुछ एनालिसिस द्वारा सेल की रेटिंग दी जा रही है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल यही रहते हैं या फिर LPG के दाम भी यही रहते हैं, तो नो डाउट कि अगर पिछले 3 महीने में अगर दाम वही रहे और क्रूड ऑयल सस्ता था तो कंपनियों को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आगे भी कम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंडियन ऑयल में फिर से एक सिनेरियो बनता नजर आए। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि कंपनी ने रिजल्ट से पहले ही काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, 110 से करीब नीचे लो लगा करके दोबारा से स्टॉक चला, 134 तक तो रिजल्ट से पहले ही देखने के लिए करीब करीब मिल रहा था। और फिर अब जब रिजल्ट आए तो स्टॉक ने 150 तक के करीब का हाई लगाया। दैट मीन कहीं ना कहीं एक रिकवरी उतनी ही स्टॉक में होती नजर आई। अब आगे मैटर करता है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहते हैं तो हम आगे और कुछ एक्सपेक्टेशंस तेजी की कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ते हैं, इसी के अलावा उन्होंने खरीदने की सलाह भी दी है और 180 रुपये के टारगेट भी बनाए हैं, बढ़ा कर टारगेट प्राइस दिया है जो कि पहले 155 था। इसी के अलावा 2028 के EPS के भी 20% शेयर के साथ आय में वृद्धि के कारण किया गया है। इसके अलावा समझे तो HSBC ने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कहा है कि क्रूड में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सीधा फायदा होगा। IOC से कंपनियों के शेयर पर खरीदारी की राय रही। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपये कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है। और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। होप सो आपको ये इंडियन ऑयल के डिविडेंड राशि के साथ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई। इंडियन ऑयल ने कहा है कि अंतिम डिविडेंड के भुगतान की जो रिकॉर्ड तिथि है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तय की जाएगी और उचित समय पर आपको दोबारा से सूचित कर दिया जाएगा।
इंडियन ऑयल ने यह नहीं बताया कि शेयर धारकों को 30% यानी कि 3 रुपए का डिविडेंड कब दिया जाएगा। हालांकि इंडियन ऑयल ने एजीएम में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर एलिजिबल शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष कुणाल परार ने कहा है कि इंडियन ऑयल के शेयर फिलहाल 138 के आसपास हैं और इंडियन ऑयल उच्च डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि बाजार भारतीय तेल पर मेरा नजरिया सकारात्मक है और इंडियन ऑयल के लिए मेरी सिफारिश खरीदारी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इंडियन ऑयल का शेयर बाजार विशेषज्ञ ने कहा टारगेट 144 और 148 है, स्टॉप लॉस 132 के करीब बताया गया है। स्थिति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति डिलीवरी में इंडियन ऑयल खरीदना चाहता है तो मेरा विचार है कि इसे खरीदें। इंडियन ऑयल के निवेशक डिविडेंड और मूल्य वृद्धि दोनों से लाभ उठा सकते हैं और स्थिति के आधार पर इंडियन ऑयल के शेयर का टारगेट 165 रुपए होगा, 65। और अगर इस स्तर को भी इंडियन ऑयल के शेयर तोड़ते हैं तो तेजी आगे भी जारी रहेगी और अगला टारगेट 180 रुपए होगा एचपीसीएल के। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है। बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, एसीसी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहाँ पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहाँ पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स। बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्ली शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। देखिए बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की बात करेगी। माइंट्री की बात करें तो 45 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, मई 23 यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा भी हैवेल्स इंडिया और सुलभ विनियार्ड्स लिमिटेड भी 23 और 25 मई की रिकॉर्ड के साथ 2 रुपये और 6 रुपये पर इक्विटी शेयर देती नजर आएगी। एसबीआई की बात कर लें तो एसबीआई का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि एजीएम शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन एजीएम की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है।